हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सभी जानते होंगे कि जीएसटी एक कर सुधार है। इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे? हम इस टॉपिक को आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू करेंगे और देखेंगे कि उस समय कर व्यवस्था में क्या कमियां थीं। फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किए, वो सुधार नाकाफ़ी हुए तो कुछ कमियां रह गईं। गवर्नमेंट ने फिर से कुछ सुधार किए, फिर कुछ कमियां रह गईं और गवर्नमेंट ने फिर से कुछ सुधार किए। इस तरह से ही जो सबसे लास्ट में अभी रिसेंटली कर सुधार है वो है जीएसटी। तो जीएसटी को समझने से पहले हमको इन सबको समझना पड़ेगा कि किस तरह की कमियां थीं, उनको दूर करने के लिए अब तक क्या क्या सुधार हुए हैं, उन सुधारों के बाद भी क्या कमियां रह गई थी और उनको दूर करने के लिए फिर जीएसटी। और फिर लास्ट में जीएसटी के आलोचनात्मक मूल्यांकन में देखेंगे कि क्या जीएसटी के बाद वो सभी कमियां दूर हो गई या अभी भी अर्थव्यवस्था में कुछ इस तरह की कमियां बाकी हैं जिनको जीएसटी को दूर करने में एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज़ादी के समय से। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टैक्स सिस्टम था बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था। कम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि जो कर संरचना थी वो बहुस्तरीय थी। आपको कई जगह टैक्स देने होते थे, कई प्रकार के टैक्स देने होते थे। पूरा टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल भी नहीं था। कर की दरें बहुत ज़्यादा थीं। ये तो समझ आता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम, ये इकोनॉमी को हैम्पर करता है। लेकिन कर की दरें ज़्यादा होना ये अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा? इसे तो अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर कर की दरें ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। नहीं, इसका भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि जब कर की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं तो लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लेते हैं और कर की दरें ज़्यादा होना लोगों को कर चोरी के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में कर चोरी बढ़ती है तो उससे ब्लैक मनी जनरेट होता रहता है और धीरे धीरे ये ब्लैक मनी के द्वारा इकोनॉमी में एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो जाती है और इस पैरेलल इकोनॉमी से गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा होता है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू लॉस होने से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है सोशल सेक्टर पे वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और अगर गवर्नमेंट का सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर कम होता है तो फिर वही उससे कि जो सोशल हार्मोनी है वो बिगड़ती है और जो ज़्यादा पीड़ित लोग होते हैं फिर वो नक्सलिज्म, उग्रवाद, इस तरह की देश के लिए वो देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए हमको किसी भी अर्थव्यवस्था में ज़रूरत होती है टैक्स रिफॉर्म की। तो किसी भी इकोनॉमी में टैक्स रिफॉर्म का मतलब होता है कि कर संरचना को सरल बना देना। दूसरा, जो कर की दरें हैं उसको थोड़ा कम कर देना। अब अगर आप कर सुधार को समझना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि कर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म है, इसलिए हम आज बात करेंगे केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम आपको अलग से फिर कभी लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस में किस तरह के सुधार की डिमांड है और किस तरह के हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड एंड दिस। तो आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस दो तरह के, जो सेंटर के द्वारा लिए जाते हैं और जो स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। सेंटर के द्वारा एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी। स्टेट के द्वारा सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सब क्या होते हैं? अगर ये सब आप नहीं भी जान रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा काम है आज जीएसटी को समझना। इन सबको बिना समझे भी आप जीएसटी को समझ सकते हैं और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अभी इन सब पे नहीं जा रहे हैं। अभी हमारा मेन फोकस है जीएसटी। तो हमने ये समझा कि अर्थव्यवस्था में जो जीएसटी कर सुधार है वो अप्रत्यक्ष कर सुधार है। अप्रत्यक्ष कर दो जगह लिए जाते हैं, केंद्र में और राज्य में। अब ये कर किस तरह से लिए जाते हैं इसके लिए आपको थोड़ा इकोनॉमी का बेसिक समझना पड़ेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों मान लो कि कुछ मैन्युफैक्चर होता है यानी कि कुछ उत्पादित हो रहा होता है। वो जो उत्पादित सामान होता है उसका आप व्यापार कर रहे होते हैं या आप उस बीच में कोई सेवा प्रदान कर रहे होते हैं। एक एक करके इन सब चरणों में देखते हैं कि किस तरह से कर लिए जाते हैं। अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो जब वो मैन्युफैक्चर होगी तब आप उस पर, चूँकि आपने उसको उत्पादित किया है, तब आप केंद्रीय सरकार को उस पर उत्पाद कर देंगे। जब आप उसकी सेल करेंगे तब स्टेट गवर्नमेंट को आप सेल्स टैक्स देंगे। ये आप इस टेबल में पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए द्वारा लिया जाता है और जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंटर के द्वारा ली जाती है।
तो जब आप उसको उत्पादित कर रहे होते हैं तब केंद्र को उत्पाद कर दे रहे होते हैं, और जब बिक्री कर रहे होते हैं तो राज्य को बिक्री कर दे रहे होते हैं। जब आप ट्रेड करेंगे तो सामान को सिंपली एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचेंगे, इसमें कुछ उत्पादन नहीं होता, केवल बिक्री होती है, तब आप सेल करते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं स्टेट को। जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या सर्विस ले रहे होते हैं तो जो सर्विस टैक्स होता है वो सेंटर को दिया जाता है। अब इसमें किस प्रकार की कमियां थी, हमने देखा कि ये जितनी भी कवायद है जीएसटी की, एक तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो भी कर संरचना का जटिल संरचना है उसको सरल करने के लिए, दूसरा टैक्स के जो रेट हैं उनको कम करने के लिए। तो हम ये समझ लें अगर कि टैक्स की दरें ज़्यादा क्यों थी तो हम खुद समझ जाएंगे कि उनको कम कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से हो क्या रहा था। इस लेक्चर को हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि हम आज़ादी के तुरंत बाद से लेंगे, वहाँ की कमियां देखेंगे, उसमें सुधार देखेंगे, फिर जो कमियां रह गई उनको देखेंगे, फिर जो सुधार किए गए उनको देखेंगे, और ऐसे धीरे धीरे हम जीएसटी तक पहुँच जाएंगे। तो सबसे शुरू से अगर बात करें तो जब किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा होता है, मान लीजिए किसी ने स्टील का उत्पादन किया तो उसने 1000 रुपीज़ के स्टील का उत्पादन किया। अब अगर उसने इसका उत्पादन किया है तो उसको केंद्र को इस पर उत्पाद कर देना होगा। मान लिया कि उत्पाद का जो है जो एक्साइज ड्यूटी है वो 10% है, तो टोटल स्टील उसको पड़ेगा 1100 रुपये का। इस स्टील को उसने कहीं सेल कर दिया। अभी हम इसको केवल एक्साइज ड्यूटी में क्या कमियां हैं उनको देख रहे हैं। तो यहाँ सेल करते समय जो भी टैक्स लगा उस सबको आप इग्नोर कर दें। आप ये समझें कि ये सेल कर दिया, किसी और ने लिया, उसने इस स्टील से उसकी सीट बनाई, उसकी चादरें बनाई। चादर बनाने में उसको 900 रुपये का खर्चा आया, तो 1100 प्लस 900 उसका टोटल ये उसके लिए बैठ गया 2000 रुपये का। अब जब ये 2000, इसका मतलब इसने इसको उत्पादित किया सीट को, तो ये सीट पड़ी इसको 2000 रुपीज़ की। तो इसने ये 2000 का सामान प्रोड्यूस किया है, तो ये इस पर 10% का टैक्स देगा, टोटल टैक्स बैठेगा 2200 रुपये। इसी तरह अगर आप इस सीट से कोई कार का उत्पादन करें और मान लो कि ये जो सीट थी 2200 रुपये की थी और कार बनाने में 800 का और खर्चा आया और टोटल कॉस्ट पड़ी 3000। अभी आप ये मत देखना कि 3000 में कार कैसे बन सकती है, आप बस ये समझिए। हम इसके बाद ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कमियां क्या हैं और फिर देखेंगे उन कमियों के लिए सुधार क्या लाए गए। तो उसके लिए टोटल बैठा जो प्रोडक्ट की उसकी कीमत थी 3000, उसको 10% का टैक्स देना पड़ा 3330। इतना हो गया फाइनल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि कार की जो फाइनल कीमत हुई वो इतनी हुई। यहाँ आपने देखा कि इस तरह से अगर टैक्स ले रहे हैं तो इसमें दो कमियाँ हो रही हैं। एक तो टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स कैसे समझते हैं, ये जो 100 रुपये था ये कोई चीज़ उत्पादित तो हुई नहीं थी, उत्पादित तो केवल ये 1000 रुपीज़ की स्टील हुई थी, ये 100 रुपये तो कर के थे। तो ये जो 1100 रुपये हैं इनमें 100 रुपये ऑलरेडी कर है, और इन 1100 में और 900 रुपये ऐड करके जो ये 2000 रुपये आए, इसका मतलब इन 2000 रुपये में भी 100 रुपये टैक्स के हैं। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो तो केवल 1900 रुपये का है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो टैक्स इस चरण में लिया था उस टैक्स पे दोबारा टैक्स ले लिया, और यहाँ पे जो टैक्स लिया 100 रुपये का, तो यहाँ पे अगर इसमें देखें तो 200 रुपये का टैक्स है। वो 200 रुपये का टैक्स इन 2200 में इंक्लूड है, यानी कि इन 3000 में भी 200 रुपये का टैक्स है, और आपने फिर 3000 पे 10% ले लिया। इसका मतलब आपने इन 200 का भी 10% ले लिया। तो एक कमी जो थी वो थी टैक्स ऑन टैक्स। हम ये समझ रहे हैं कि टैक्स इतने ज़्यादा क्यों हैं। अगर हम ये समझ लेंगे टैक्स इतने ज़्यादा क्यों हैं तो हम समझ लेंगे कि उनको कम कैसे किया जाए। और जीएसटी क्यों लाया जा रहा है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको थोड़ा कम किया जाए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम शुरू में ही समझ चुके हैं कि जब टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये लोगों कर चोरी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब टैक्स की दरें कम होती हैं तो वो प्रोत्साहित करती हैं लोगों को कि वो कर दें। खाली टैक्स की दरें डिसाइड नहीं करती, और भी काफ़ी चीज़ें डिसाइड करती हैं, जैसे कि कर संरचना बहुत ज़्यादा जटिल हो, आपको कई जगह कई तरह के टैक्स देने हो, तभी भी आदमी कर चोरी को, मतलब इस तरह की जो व्यवस्था है वो भी कर चोरी को प्रोत्साहित करती है। टैक्स ऑन टैक्स जब लगता है दोस्तों तो इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो एक प्रॉब्लम तो इसमें ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड वैल्यू। इसी एग्जांपल को दोबारा समझिए। इसमें ये जो 1000 रुपये हैं, इन 1000 पे तो आप 10% टैक्स दे चुके। अब यहाँ जो ये 2000 हैं, इन 2000 में 1000 रुपीज़ जो स्टील बनाने में लगा था, प्लस 100 रुपये का टैक्स दिया था, प्लस
900 रुपये का उसने वैल्यू एडिट किया था। तो एक तो आपने इन 100 पे भी टैक्स लगाया, यानी कि टैक्स पे टैक्स, उसको तो हमने बोल दिया कि टैक्स ऑन टैक्स को कास्केडिंग इफेक्ट। ये 1000 रुपीज़ पे भी तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे। तो अगर यहाँ 2000 पे टैक्स ले लिया जाए तो इसका मतलब इन वाले 1000 रुपये पर आपने दोबारा टैक्स ले लिया। तो एक समस्या जो अर्थव्यवस्था में थी वो थी टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड वैल्यू। तो ये दो तरह की व्यवस्था थी। अभी हम क्या समझ रहे हैं, केवल उत्पादित वस्तुओं के लिए, यानी कि उत्पाद कर के लिए, यानी कि एक्साइज ड्यूटी के लिए। इसी को फिर बाद में हम समझेंगे आगे सेल्स टैक्स के लिए। तो केंद्र सरकार में ये समस्या थी। इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी की जगह एक नया टैक्स लाया जिसको बोला गया मोडवैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। कब लाया गया इसको, 1986 में। इसमें इन दोनों कमियों को दूर कर दिया गया। टैक्स ऑन टैक्स को भी हटा दिया गया और टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड वैल्यू को भी हटा दिया। केवल टैक्स ऑन एडिड वैल्यू, केवल एडिड वैल्यू पे ही टैक्स लिया गया। सेम एग्जाम्पल को दोबारा समझते हैं। ये स्टील थी, इसको एक्साइज करने में 1000 रुपीज़, मतलब ये 1000 रुपीज़ का आपने एक्साइज किया, उसमें 10% का आपने टैक्स दिया, तो 1100 रुपये। इस 1100 रुपये की स्टील से जब सीट बनाई गई तो उसमें 900 रुपये का वैल्यू एडिट किया गया। तो अब आपको इस 2000 पे टैक्स नहीं देना, क्योंकि इन 1100 रुपये पे तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। सॉरी, टैक्स नहीं दे चुके हो, इन 1100 में से 1000 रुपीज़ पे आप टैक्स दे चुके हो और 100 रुपये तो खुद टैक्स ही हैं। तो आप केवल इन 900 का टैक्स देंगे, यानी कि 10% ऑफ 900। तो आपको टैक्स देना होगा कुल 2090 रुपये। पहले ये कितना था, 2200 रुपये। तो इससे क्या हुआ, जब टैक्स की दरें कम हो रही हैं या हम इन कमियों को दूर कर ले रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है वो सस्ती हो जा रही है। ये जो सीट बनी है इससे कार बनेगी, तो केवल 800 रुपये की वैल्यू एडिड हुई है, तो केवल वैल्यू एडिड पे टैक्स लगेगा। यानी कि कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं लगेगा एंड टैक्स ऑन पेड वैल्यू भी नहीं लगेगा। केवल जो वैल्यू एडिड आपने की है उसमें, जैसे यहाँ पे वैल्यू एडिशन है केवल 800 रुपीज़, यहाँ वैल्यू एडिशन केवल 900 रुपीज़, तो केवल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगेगा। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। इसके बाद भी कुछ कमी रह गई, उस कमी को समझते हैं। ये दो कमियां थी, इन दोनों कमी को तो मोडवैट ने दूर कर दिया। लेकिन मोडवैट नॉट इंक्लूड सर्विस, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं वापस से इसी एग्जांपल से। ये जो 900 रुपीज़ थे जो आपको इस स्टील से सीट बनाने में लगे थे, इन 900 रुपीज़ में हो सकता है आपने किसी से सर्विस ली हो। अगर आपने माना, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 900 के लिए हमने किसी से सर्विस ली थी सीट बनाने के लिए, उसने 800 रुपये तो हमको सीट बनाने का चार्ज किया था प्लस 100 रुपये सर्विस टैक्स। तो इन 900 रुपये में 800 रुपये तो चार्जेस थे और 100 रुपीज़ सर्विस टैक्स इंक्लूड था। तो इसका मतलब अगर आप इन 900 रुपये का 10% निकाल देते हो, तो ये जो 100 रुपये का सर्विस टैक्स था इसका भी आप 10% ले रहे हो, यानी कि 10 रुपये अभी भी कास्केडिंग इफेक्ट बाकी है। कास्केडिंग इफेक्ट किस में बाकी है, सर्विस टैक्स में। तो मोडवैट में क्योंकि सर्विस इंक्लूड नहीं थी तो ये कमी रह गई। तो अर्थव्यवस्था में क्या किया फिर उन्होंने, आपने देखा थोड़ी देर पहले कि 1986 में तो ये मोडवैट लाए। मोडवैट नॉट इंक्लूड सर्विस, तो जब सर्विस इंक्लूड नहीं था तो सर्विस को इंक्लूड करने के लिए लाया गया सैनवैट, यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इसको लाया गया 2002 में। इसके बाद सर्विस को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो सैनवैट में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों को आ गया। तो ये जितनी भी हमने देखा कि कोई भी चीज़ उत्पादित होती है और फिर उसकी बिक्री होती है। उत्पादन के समय दो तरह की समस्या आई, टैक्स ऑन टैक्स एंड टैक्स ऑन पेड वैल्यू। इन दोनों को हमने दूर कर दिया। कैसे कैसे दूर किया, एक बार 1986 में मोडवैट ले आए और एक बार 2002 में सैनवैट ले आए। और चूंकि ये जो उत्पादन का कर है ये केंद्र लेता है, तो ये जो दोनों ही सुधार आए ये केंद्र के द्वारा आए। अब बात करते हैं बिक्री की, कि बिक्री में क्या क्या समस्याएं थी। तो आपने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसकी सेल होती है। मैन्युफैक्चरिंग में उत्पाद कर कौन लेता है, केंद्र सरकार। सेल में सेल्स टैक्स कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जितनी भी कमियां थी उन सबको आपने मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे देख लिया कि पहले एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, उसकी जगह मोडवैट आ गया और फिर उसकी जगह सैनवैट आ गया। ये 1986 में एंड ये 2002 में। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या होता है तो देखते हैं। किसी चीज़ की सेल, मान लिया कोई प्रोडक्ट है ए, इसकी सेल हुई, माना ये 1000 रुपीज़ का बिका,
तो चूँकि इसकी सेल हुई है तो इस पर सेल्स टैक्स लगेगा 10% का, 100 रुपीज़, तो कीमत होगी 1100। जिसने इसको ख़रीदा था उसने इसमें 900 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया और 2000 रुपीज़ का ये उसको पड़ा कॉस्ट प्राइस। अब इसने इसको सेल किया तो ये 2000 की सेल इसने की, बी ने सेम प्रोडक्ट की, तो फिर उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा 2200 रुपये। और इसी तरह सी के लिए जो ठीक, इसका मतलब जो ठीक आपने एक्साइज में देखी थी समस्या, मतलब उत्पाद कर में, वही सेम समस्या बिक्री कर में भी है। यानी कि एक तो टैक्स एंड टैक्स, दूसरा टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड वैल्यू। ये आप इस 100 रुपये पे भी टैक्स ले रहे हो और जो 1000 रुपीज़ पे ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो वो भी ले रहे हो। तो इस कमी से बचने के लिए 2005 में लाया गया वैल्यू एडिड टैक्स। इसके बाद में टैक्स ओनली ऑन एडिड वैल्यू, केवल एडिड वैल्यू पे ही टैक्स लिया जाने लगा। इसका मतलब हमने सर्विस टैक्स में से भी, सेल्स टैक्स में से भी और एक्साइज ड्यूटी में से भी, दोनों में से टैक्स ऑन टैक्स एंड टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड वैल्यू, इस तरह की समस्याओं को हटा दिया। थोड़ा सा इसमें ये समझ लेते हैं, एमसीक्यू काम का है। हाउ डज द सिस्टम वर्क, मतलब ये सब काम कैसे करता था, गवर्नमेंट कैसे काउंट करती थी कि जो एडिड वैल्यू है उसको गवर्नमेंट कैसे काम करती थी। हर किसी के पास तो जाके देखा नहीं जा सकता कि उसने कितना वैल्यू एडिशन किया और आगे पीछे का टैक्स हटा के, टैक्स ऑन पेड वैल्यू हटा के केवल वैल्यू एडिड पे। गवर्नमेंट इस तरह से काम नहीं करती थी। गवर्नमेंट काम करती थी इनपुट क्रेडिट की मदद से। इस तरह का शब्द आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में मिल सकता है, इनपुट क्रेडिट क्या होता है। तो उसके लिए इसको समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला भी सिस्टम हमने समझा, उत्पादित कर के लिए की जगह क्या आ गया, सैनवेट। तो सैनवेट और स्टेट में वैट, ये कैसे काम करते थे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कोई ट्रेडर है ए, वो 10,000 रुपीज़ की कोई सेल करता है और उस पर 10% का टैक्स देता है। तो 10,000 प्लस 1000, तो वो 1000 रुपीज़ का टैक्स सेल्स के समय ले चुका हो। चूँकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसने जिसको सेल किया इनडायरेक्टली उससे लिया होगा। ठीक, इसका मतलब अगर बी ने इसको परचेस किया है 10,000 में तो बी 1000 रुपीज़ का टैक्स दे चुका है। ठीक, तो ये जो 1000 रुपीज़ का टैक्स होता था इसको बोलते थे इनपुट क्रेडिट ऑफ बी, चूँकि बी इसको दे चुका है। अब बी ने माना कि 500 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया, तो ये टैक्स ऑन टैक्स, ये तो टैक्स है, इस पर तो कोई टैक्स नहीं देना, 0। वैल्यू एडिशन पे 10%, कितना टैक्स बेटा, 50। और जो टैक्स ऑन पेड वैल्यू है उसको नहीं हटाया जाता, उसको अभी भी लिया जाता है टैक्स ऑन पेड वैल्यू 1000। तो टोटल टैक्स कितना बैठेगा, 1050। फिर लास्ट में क्या करते हैं, ये वाला जो टैक्स होता है इसमें से इस वाले टैक्स को माइनस कर देते हैं 1000 वाले को। यानी कि टैक्स लायबिलिटी जो होती है उसकी वो होती है आउटपुट माइनस इनपुट। तो 1050 माइनस दिस, तो बी हैव टू पे ओनली 50 रुपीज़। अब यहाँ से आप ये समझो कि अगर बी ने ये कोई एक प्रोडक्ट है और बी इसकी टोटल सेल कर चुका, तब तो ये जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की कीमत मिलके 1000 होती, तब उस केस में जो आपका इनपुट क्रेडिट है, जो ये टैक्स लायबिलिटी है, ये निगेटिव भी हो सकती थी। यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, ये भी प्रीलिम्स के काम में आ सकती है कि इनपुट क्रेडिट 2 टाइप्स के होते हैं। जो सेंट्रल टैक्स होते हैं उनके लिए सेंट्रल इनपुट क्रेडिट, और जो स्टेट टैक्स होते हैं इनके लिए स्टेट इनपुट क्रेडिट। इसका मतलब अगर ये सिस्टम एक्साइज में होता, एक्साइज में अगर ये 8500 का इनपुट क्रेडिट होता, तब ये आपका सेंट्रल इनपुट क्रेडिट में जाता। और अगर ये सेल करते समय है तब ये स्टेट इनपुट क्रेडिट में जाएगा। और इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये जो स्टेट इनपुट क्रेडिट है और सेंट्रल इनपुट क्रेडिट है, इन दोनों को आपस में ऑफसेट नहीं किया जा सकता। ऑफसेट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, मान लिया आपके पास इसमें 10,000 रुपये का सरप्लस है और यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 2000 रुपीज़ पेड करने हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाले क्रेडिट में से 2000 रुपये इनको दे दोगे। ये अलग, ये सेल्स टैक्स का है, बैट का है, तो ये केवल बैट में सेल्स टैक्स में लागू होगा, और ये एक्साइज का है तो ये केवल एक्साइज में लागू होगा। इन दोनों को आपस में ऑफसेट नहीं किया जा सकता है। अब आपने देखा कि मोटे तौर पे हमने आपको अभी तक ये बताया था कि 2 कमियां थी, एक था टैक्स ऑन टैक्स, एक था टैक्स ऑन पेड वैल्यू। इन दोनों कमी को तो अभी तक दूर कर दिया गया। वैल्यू एडिड सिस्टम लाया गया, वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम। जब हम इसको सिस्टम बोल रहे हैं तब आप इसको टैक्स ना समझें। कभी आप समझेंगे केवल स्टेट गवर्नमेंट जो बैट लगाती है वो है। वैल्यू एडिड
टैक्स सिस्टम मतलब जो आपने अभी समझा कि एक्साइज था, एक्साइज की जगह मोड बैट लाए, मोड बैट की जगह सैन बैट लाए और सेल्स टैक्स की जगह बैट को लाया गया। जब आप केवल मॉडिफाइड वैल्यू पे टैक्स लगा रहे होते हैं तब उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। इस सिस्टम में भी कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमियां थी? नंबर 1, कास्केडिंग इफेक्ट ऑन सर्विसेज लाइक लाइट, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट। दरअसल होता क्या है, जो बड़ी बड़ी सर्विस होती हैं उनको तो इंक्लूड कर लिया गया सैन बैट में, लेकिन जो छोटी छोटी सर्विस होती हैं, आप किसी चीज़ का ऑर्डर ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं, तो उन सबको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। उससे भी जो टैक्स की दरें मतलब जो फाइनल टैक्स होता है वो बढ़ जाता है। जो बहुत बड़ी कमी थी वो ये थी कि टैक्स बेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग बेस पर टैक्स लगाते थे। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। मानो कोई प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हुआ, उस पर आपको 10% एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी पहले, और अभी क्या देना पड़ता था, सैन बैट। एक्साइज ड्यूटी को बदला मोड बैट में, मोड बैट को बदला सैन बैट में। ओके, 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, 10% आपने सैन बैट दिया तो वो कितने का बैठा, 1100 रुपये का। अब ये प्रोडक्ट उत्पादित हो गया, अब ये बिक्री के लिए जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब 1100 रुपये का कोई सामान बिक्री के लिए जा रहा है तो उस 1100 का 10% लग रहा है। उत्पादित कितना हुआ था, 1000 रुपये का सामान, तो 1000 रुपये पे 10% लगा, 1100 रुपये। अब ये जो 1100 हैं, इन 1100 में जो माल उत्पादित हुआ वो तो केवल 1000 रुपीज़ का है, बाकी 100 रुपीज़ का तो उसमें टैक्स है। तो जो सेल्स टैक्स लगता है वो इस पे लगता है। तो दोनों का बेस अलग है। वो तो लग रहा है कि जितना उत्पादित हुआ उस पर, और ये लग रहा है जो टैक्स इंक्लूड हुआ उस पर। तो आपने देखा कि ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था कि एक्साइज ड्यूटी थी उसकी जगह मोड वैट ले आए और उसकी जगह सैन वैट ले आए। तो गवर्नमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग में जो सेंट्रल में कमियां थी उनको दूर कर दिया गया, टैक्स ऑन टैक्स एंड टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड वैल्यू। स्टेट में बैट आ गया तो यहाँ पे भी दोनों कमियों को दूर कर दिया गया। लेकिन जब दोनों में आपस में इंटरलिंक हुआ तो मैन्युफैक्चर से जब कोई चीज़ सेल में जाती है तब अभी भी टैक्स ऑन टैक्स है। क्यों? क्योंकि टैक्स बेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर डिफरेंट। तो एक तो ये कमी बाकी थी जिसके लिए जीएसटी की डिमांड की जा रही थी। यहाँ पे लिखा है कास्केडिंग इफेक्ट इन सीएसटी। सीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट था। सीएसटी क्या होता है? जो सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। जब कोई चीज़ एक राज्य में उत्पादित होती है और उसी राज्य में बिक जाती है, ठीक है, तो जो उत्पादन हुआ उस पर उत्पाद कर ले लेगा केंद्र सरकार, और जब वो बिक्री होगी तब उस राज्य में बैट ले लिया जाएगा। लेकिन जब वो एक राज्य में प्रोड्यूस होता है और दूसरे राज्य में सेल के लिए जाता है तब इस कंडीशंस में उस पर एक टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, सीएसटी। जब वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो उसने सैन वैट दिया केंद्र सरकार को, यहाँ पे जाके सेल हुआ तो बैट दिया इस वाले राज्य को। तो ये एक एक्स्ट्रा सीएसटी लगता था जो कि इस वाले राज्य को जहाँ पे वो चीज़ उत्पादित होती थी उसको दे दिया जाता था। एक समस्या क्या थी? एक्सट्रीम डिस्पैरिटीज़ इन द टैक्स रेट। जो वैल्यू एडिड टैक्स था वो अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा अंतर था, जिससे कि एक ही देश के भीतर अलग अलग तरह की कर की दरें थीं। इससे न केवल भारतीय निवेशकों को बल्कि विदेशी निवेशकों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही टैक्स की दरें बदल जाती थीं। तो इसको दूर करने के लिए वन नेशन वन टैक्स, इसके लिए भी जीएसटी की आवश्यकता थी और जीएसटी की मांग की जा रही थी। तो आपने देखा कि जो इस तरह की कमियां थीं कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन पेड वैल्यू, इनको दूर करने के बाद भी क्या क्या कमियां रह गई। एक जो बड़ी कमी थी वो ये थी कि टैक्स बेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर डिफरेंट था। इससे कास्केडिंग इफेक्ट अभी भी बाकी था। दूसरी जो बड़ी कमी थी कि वन नेशन एंड वन टैक्स, ये नहीं था, जिससे कि एफडीआई और जो खुद भारतीय निवेशक होते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगर हम सीधे सीधे कहें तो कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। दूसरा, टैक्सेस ज़्यादा थे तो ट्रेडर्स क्या करते थे, कार्टेल बना लेते थे। अब कोई चीज़ उत्पादित हुई तो उस पर उत्पाद टैक्स भी नहीं दिया और वो सेल हो गया, और सेल जाके कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम भी कर लिया। इस पूरी की पूरी चेन में कहीं पे टैक्स ही नहीं देते थे। तो ये ट्रेडर्स कार्टेल के सिस्टम को बचने के लिए ये इनपुट क्रेडिट लाया गया था। इनपुट क्रेडिट में क्या करते थे कि अगर आपको यहाँ पे कोई टैक्स में छूट चाहिए तो जैसे आपने ऊपर देखा था कि इनपुट क्रेडिट में 1000 रुपीज़ को माइनस कर दिया जाता था। ये देखा आपने 1000 रुपीज़, तो ये आपका तब माइनस किया जाएगा जब आपके पास रिसिप्ट होगी कि आप 1000 रुपीज़ का टैक्स पे कर चुके हो। तो ये ट्रेडर के कार्टेल की समस्या तो काफ़ी हद तक इसमें दूर भी हो चुकी थी। एक जो बड़ी समस्या बाकी थी, वेयर हाउसिंग ओबेशन। वेयर हाउसिंग ओबेशन क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, दरअसल होता क्या था, ये जो बैट था या सीएसटी था ये लगता था केवल सेल पे।
अगर कोई बड़ी कंपनी है और मान लिया उसने एक राज्य में कोई चीज़ उत्पादित की और दूसरे राज्य में उसने ले जाके अपना एक गोदाम बना दिया और वहाँ पे उसको स्टोर कर दिया, तो उसको ना तो वैट देना होता था और ना ही सेंट्रल सेल्स टैक्स CST देना होता था। ये करते क्या थे इसकी आड़ में, यहाँ से कहीं भी जैसे उनको कुछ भी टैक्स देना होता था तो यहाँ से जाके कहते थे कि हमको स्टोर करने के लिए ले जाना है, और यहाँ स्टोर करते करते कब इसमें से निकाल के बेच देते थे ये पता ही नहीं चलता था। इस सब को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था, तो ये लोग इसका फ़ायदा लेते थे। इससे क्या करते थे, एक तो टैक्स इवेजन करते थे, दूसरा टफ कंपटीशन फॉर MSME। जो छोटे उद्योग होते हैं वो तो हर राज्य में ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं बना सकते, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी इस तरह के फ़ायदे लेती थी। तो ये एक बड़ी कमी थी जिसको दूर करने के लिए GST लाया गया। वेयर हाउसिंग ओवेशन, आपने देखा वेयर हाउसिंग ओवेशन एक बहुत बड़ी कमी थी। दूसरी बड़ी कमी थी कि एक ही कंट्री में इतने सारे टैक्स रेट थे, हेल्थी कंपटीशन नहीं होता था। एक आपने देखा कि जो बेस था रेट उनका वो अलग अलग था, इससे कास्केडिंग इफेक्ट बाकी था। एक जो बड़ी कमी थी वो ये थी कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी इन हाउस प्रोडक्शन को बढ़ावा देती थी। वो आउटसोर्सिंग नहीं करती थी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करती थी। अगर ये आउटसोर्स करते तो ये काम MSME को जाता, और जब ये इन हाउस प्रोडक्शन होता है तो MSME जो होते हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा ये कंपनियां क्यों करती थी कि इनको कई प्रकार के टैक्स ना देने पड़े। अगर ये एक ही बिल्डिंग में ज़्यादातर सामान बना लेंगे, अगर ये बाहर से कोई सर्विस लेते हैं तो इनको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, और ये उस चीज़ को खुद ही यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो ये सर्विस टैक्स से बच जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए इन हाउस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता था, जिससे MSME पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता था। ये सब कमियां जो देखी आपने, इन सब का सॉल्यूशन के रूप में लाया गया GST। तो जितना आपने अभी तक समझा, आपने देखा दो तरह से चीज़ों को। एक तो कोई चीज़ उत्पाद हो रही थी एक्साइज, तब उसमें किस तरह के टैक्स, पहले एक्साइज टैक्स लाया गया, फिर मोड वैट लाया गया, फिर सैन वैट लाया गया। जब कोई चीज़ सेल हो रही है तो उसमें टैक्स ऑन पेड वैल्यू को हटाने के लिए वैट लाया गया। और सैन वैट और वैट के बाद में भी कुछ कमियां रह गई। क्या क्या कमियां रह गई वो आपने यहाँ पे देखा। बेस चेंज था, CST में कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स रेट अलग अलग थे जिससे कंपटीशन जो डिमोट होता था, ट्रेडर्स कार्टेल बना लेते थे, वेयर हाउसिंग ओवेशन था, MSME पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता था, और जो इन हाउस प्रोडक्शन था उसको बढ़ावा दिया जा रहा था जिससे छोटे उद्योगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए लाया गया GST। अगर आप ये कमियां समझ चुके हैं तो GST आप खुद समझ जाएंगे कि GST क्यों लाया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान है और ये सब। ये एक टाइमलाइन है, आपको ज़्यादा काम नहीं आएगी, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि GST ने कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे ग्रोथ हुई। 2003 में केलकर फिस्कल कंसोलिडेशन टास्क बनाया गया, उसने रिकमेंड किया GST को। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने GST को बजट में प्रपोज किया। 2009 में एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। 2011 में 1115 अमेंडमेंट लाया गया जो स्थायी समिति को भेज दिया गया। 2014 में 122वां अमेंडमेंट लाया गया और फाइनली 2016 में इस अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। आपके जो काम का हो सकता है वो हो सकता है 122nd अमेंडमेंट बिल। PT में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है किससे संबंधित है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। और फाइनली अब अप्रैल 2017 से GST लागू होने जा रहा है। तो GST में होगा क्या, ये जो बहुत तरह के टैक्सेस थे, जो इतनी जटिल संरचना थी, उन सबको एक कर दिया जाएगा। ये जितने भी फ़ायदे होंगे हम इन सबको देखेंगे। GST लाने के बाद क्या क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। ये जो सेंटर के इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ये बात आप ध्यान रखें कि GST लाया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके। डायरेक्ट टैक्स पे हमने इस लेक्चर में कुछ भी नहीं बोला है, जिससे कि इस लेक्चर की लेंथ छोटी रहे और आप इसको आसानी से समझ सकें। सेंट्रल टैक्स, कौन कौन से इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस हैं जो GST में मर्ज हो जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स, CST, सेस सरचार्ज। इन सब की जगह केवल एक टैक्स लाया जाएगा जिसको बोला जाएगा CGST, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन कौन से टैक्स नहीं मिलेंगे, ये इस तरह की बातें हमने यहाँ क्यों लिखी हैं, ये आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में MCQ में बहुत काम आ सकती हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टैक्स उसमें मिक्स किए गए हैं, या निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर हैं जिनको GST में CGST में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको आप देख लेना। कस्टम ड्यूटी, सेस ऑन कस्टम ड्यूटी, टोबैको प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस तरह के पे जो टैक्सेस होते हैं उनको नहीं शामिल किया गया है। स्टेट टैक्सेस कौन कौन से मिल जाएंगे, बैट, एंटरटेनिंग टैक्स, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी, ऑक्ट्रॉय, सेस एंड सरचार्जेस। इन सब की जगह एक टैक्स आ जाएगा CGST। कौन कौन से टैक्स नहीं इंक्लूड होंगे ये सब टेबल है, आप देख लेना, आपको प्रीलिम्स में काम आ सकता है।
एक जो बात है ध्यान रखने की, जो आप इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन में कह सकते हैं, इसमें भी इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था है। आपने देखा था कि ऊपर वाला जो सिस्टम था सैनवेट, प्रोडक्शन पे और सेल पे वैट, जब आप सेल करते थे तो वैल्यू एडिड टैक्स, और जब आप उसको एक्साइज करते थे तो सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। ये कैसे काम करता था पूरा सिस्टम? बाय इनपुट क्रेडिट। तो ये वाला जो सिस्टम है नया जीएसटी वाला, ये भी इसी तरह से काम करेगा जैसे वो करता था इनपुट क्रेडिट से। आपने वहाँ पे देखा था कि इनपुट क्रेडिट दो थे, सेंट्रल का अलग था और स्टेट का अलग था, और ये दोनों आपस में ऑफसेट नहीं होते थे। ये कमी जीएसटी में भी है। इनपुट क्रेडिट ऑफ सेंटर एंड स्टेट कैन नॉट ऑफसेट ईच अदर। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेलिंग, जब आपने यहाँ ऊपर देखा कि दो तरह के टैक्सेस हो गए, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST और दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स SGST। इनके अलावा एक तीसरे प्रकार का टैक्स होगा। दरअसल वो टैक्स ना होकर एक टैक्स की व्यवस्था होगी। यहाँ पे उसको बोला गया है IGST, जहाँ पे I का मतलब है इंटर स्टेट। जो शुरू में बिल आया था, जो 115 अमेंडमेंट बिल आपने ऊपर देखा, उसमें इसको बोला गया था इंटीग्रेटेड GST, लेकिन नए बिल में इसको बोला गया है इंटर स्टेट GST। इंटर स्टेट GST दरअसल क्या होगा, जब कोई चीज़ एक राज्य में उत्पादित होगी, आप इसको एग्जांपल से समझें, कोई चीज़ एक ही राज्य में उत्पादित हुई और उसी में बिक्री हो गई, तो जो उत्पादन पे कर लगा उसके लिए CGST, और बिक्री पे जो कर लगा उसके लिए SGST। लेकिन जब कोई चीज़ एक राज्य में उत्पादित होकर दूसरे राज्य में जाएगी, तो इसके लिए जो भी कर देने वाले होंगे उनके पास दो ऑप्शन होंगे। उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ उत्पादित की है तो वो सेंट्रल को CGST दे दें, और यहाँ जाके सेल की है तो इस वाले राज्य को SGST दे दें। या उनके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो एक जगह पे IGST दे दें, सेंट्रल को ही ये वाला टैक्स भी दे दें, और सेंटर बाद में इसमें से राज्य का हिस्सा राज्य को दे देगा। यानी कि IGST और कुछ नहीं है, केवल CGST प्लस SGST है। बस आप ध्यान क्या रखेंगे कि IGST जो है वो इम्पोर्टर स्टेट को जाता है, और इसमें भी याद रखने की कोई बात नहीं है। बस आप ये ध्यान रख लें कि जो IGST है वो सेल्स टैक्स की जगह आया है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट सेल होगा उस राज्य को दिया जाएगा। जिस राज्य में वस्तु इंपोर्ट होती है वहाँ पे जाके सेल होती है, तो जो IGST है वो इम्पोर्टर स्टेट को जाता है। ये चीज़ आपको प्रीलिम्स में MCQ में काम आ सकती है। अब अगर इसको दोबारा से देखें मोटे तौर पर, जब कोई चीज़ प्रोडक्शन होता है उस पर शुरू में एक्साइज जाता था, एक्साइज के बाद में मोड वैट के बाद में सैनवेट, और फाइनली अब उसकी जगह आ गया है CGST। जब कोई चीज़ सेल होगी उसी स्टेट में तो पहले जाता था वैट, और अब उसकी जगह है SGST। अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाएगी तो पहले CST, अब CST को ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह कोई दूसरा टैक्स अभी तक नहीं लाया गया है। बस एक नई व्यवस्था लाई गई है IGST, जहाँ IGST का मतलब है CGST प्लस SGST। GST से बेनिफिट क्या क्या होंगे? तो जो कमियां ऊपर आपने देखी थी उनमें से आप देख लेंगे कि किस किस तरह की कमियां दूर होंगी। पहली बात, सिमिलर टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री। इससे क्या होगा? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से FDI प्रमोट होगा, और फिर वही जो FDI के सारे लाभ हो सकते हैं वो आप इसमें गिना सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और वो सब आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया है सर्विस से, तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा। CST को कम कर दिया गया है, सेस सरचार्ज को कम कर दिया गया है, इससे भी चीज़ें सस्ती होंगी, इससे भी इन्फ्लेशन कम होगा। सेम बेस कंपटीशन, हम ऊपर बता चुके थे आपको कि अलग अलग होता था। अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की उत्पादित होती थी तो इस पर 10% का टैक्स लेके 1100 बैठे, और जब ये चीज़ बिकने जाती थी तो इस 1100 पे टैक्स लगता था। यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी वो 1000 पे, और जो सेल्स टैक्स लग रहा था वो इस 1100 पे। बेस अलग अलग था, तो उस कमी को दूर कर दिया गया है। अब दोनों ही टैक्स इस 1000 पे लगेंगे, तो सेम बेस होगा, इससे भी चीज़ें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा, प्रोडक्शन की लागत भी कम होगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से फिर आप सारे लाभ गिना सकते हैं कि वो पूरा साइकिल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से GDP बढ़ेगा, जॉब्स एक्सपेंड करेंगे उससे सेविंग होगी, सेविंग से फिर वो निवेश होगा, और वो पूरा का पूरा साइकिल। चूँकि टैक्स की रेट कम है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब टैक्स की रेट ज़्यादा होते हैं तो उससे कर चोरी को प्रोत्साहन मिलता है, टैक्स इवेजन कम हो जाएगा। इससे एक दूसरी जो टैक्स इवेशन है वो दूसरी तरह से भी कम होगा। पहला तो टैक्स की रेट कम है तो लोग उसको आसानी से देना चाहेंगे। दूसरा, चूँकि एक ही रेट पे दो जगह टैक्स लिए जा रहे हैं, CGST
और SGST। तो दोनों ही लोग उस सेम कैंडिडेट को मॉनिटर करेंगे। तो सेंट्रल एंड स्टेट मेक डाटाबेस ऑफ टैक्स पेयर, दोनों ही टैक्स पेयर उसका डाटा बनाएंगे। अगर एक से कोई वो टैक्स पेयर छूट भी जाता है तो इसकी संभावना रहेगी कि वो दूसरे में इंक्लूड हो जाएगा। और चूँकि दो लोग मॉनिटर कर रहे होंगे तो टैक्स स्टोरी इसमें मुश्किल हो जाएगा। वेयर हाउस ऑपरेशन हमने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे राज्यों में जाके अपने वेयर हाउस बना लेती थी। उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया है कि GST लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाओगे, ठीक है, आप इसको कभी भी बेचना, लेकिन आप टैक्स अभी दे दो, तो GST तभी ले लिया जाएगा। पहले क्या होता था, बिक्री के समय का इंतजार किया जाता था और कंपनियां ऐसे मॉनिटर करना बहुत मुश्किल था। अब सप्लाई पर ही GST ले लिया जाएगा, तो इससे जो MSME पे निगेटिव इफेक्ट है वो सारे अब दूर हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग आपने ऊपर देखा था कि वो चीज़ें महंगी पड़ती थी, सर्विस पे टैक्स लगता था, तो वो सब कमी भी इससे दूर हो जाएगी। और फाइनली वही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, MSME कम्पीट बिग फर्म्स, ये सब GST से फ़ायदे होंगे। कुछ इसके पॉलिटिकल एंगल्स हैं जो आपको PT में काम आ सकते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें सबसे मेन आपको ये याद रखना है 279A GST काउंसिल बाई प्रेसिडेंट। ये जो संशोधन बिल लाया गया है उसमें 279A में ये प्रावधान किया गया है कि एक GST काउंसिल का गठन किया, राष्ट्रपति एक GST काउंसिल का गठन करेंगे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बाकी को भी आप पढ़ लें, ये आपके काम आ सकते हैं, इनको आप देख लेंगे। एक जो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है ये जो हमने अभी बात की कि प्रेसिडेंट GST काउंसिल का गठन करेंगे, तो GST काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या होगा, GST काउंसिल क्या क्या काम करेगी, इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो GST काउंसिल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक चेयरमैन होंगे जो कि ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। दूसरा इसके मेंबर्स में एक तो स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस, तो 2 लोग आपने देखा सेंटर से, और बाकी स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो सब लोग। तो ये सब मिला के इसके मेंबर होंगे जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होंगे। वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग पावर कितना होगा, तो 1/3 वोटिंग ऑफ सेंटर, इतनी वोटिंग पावर सेंटर के पास होगी और इतनी वोटिंग पावर स्टेट के पास होगी। मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे 3/4 से। इसका मतलब ना तो खाली स्टेट डिसीजन मेकिंग पावर ना खाली स्टेट के पास है और ना ही खाली सेंटर के पास है। 50% का कोरम होना जरूरी है, जितने भी सदस्य होंगे उनमें 50% का कोरम होगा, तभी GST काउंसिल की मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। GST काउंसिल काम क्या क्या करेगी, तो GST के जो रेट्स होंगे, अब आपने देखा कि एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडिड टैक्स, इन सबको मिला के GST लाया जा रहा है, तो इस GST की दरें क्या होंगी। दूसरा, ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से यूनियन और स्टेट के टैक्सेस सरचार्ज इसमें सब ज्यूम्ड किए जाएंगे, मतलब किन किन को हटाकर उनकी जगह GST लाया जाएगा। एग्जाम्प्टेड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को GST से बाहर रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, यानी कि कितने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा GST के लिए, वो लिमिट कितनी होगी। आपने देखा कि इंटर स्टेट कॉमर्स पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकने जाता था तो जहाँ उत्पादित होता था वहाँ पे सैनवैट ले लिया जाता था, जहाँ बिकता था वहाँ पे बैट ले लिया जाता था। अभी GST में क्या हुआ है, जहाँ उत्पादित हो रहा है वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी CGST, और जहाँ पे बिक्री जाके होगा उस स्टेट के लिए आ जाएगा SGST। पहले क्या होता था, इस पे अलग से सेंटर एक टैक्स लेता था CST, और वो CST इस वाले राज्य को दे दिया जाता था जहाँ पे वो उत्पादित हो रहा होता था। फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो उसके लिए जो भी डिसीजन लेगी वो GST काउंसिल लेगी। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट भी GST काउंसिल करेगी। अब GST में किस किस तरह के चैलेंजेस हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत काम का हो सकता है। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होता है, जब आप किसी कर कानून में बदलाव करते हो तो बदलाव लाने के बाद में टैक्स की दरें कितनी रखी जाएँ कि आपको कोई हानि ना हो, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। ये अलग अलग कमीशंस ने और सब ने अलग अलग बताया हुआ है। जैसे 13th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के लिए बोला है कि CGST लगभग 5% होना चाहिए, SGST 7% होना चाहिए, टोटल 12% होना चाहिए। इसी तरह स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने और PM के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है, ये सब आप टेबल में पढ़ लेना। दूसरी जो चुनौती है वो है कंपनसेशन टू स्टेट। जो 14th फाइनेंस कमीशन है उनने बोला है कि अगले 5 साल तक GST लाने से जो भी नुकसान होगा, आप जानते हैं कि टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स
दीर्घकाल में इससे लाभ होगा, क्योंकि हम टैक्स बेस अगर बढ़ जाएगा, अगर टैक्स बेस बढ़ जाएगा तो थोड़े थोड़े टैक्स से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, तो शुरुआत में लॉस होगा। तो जो राज्यों को लॉस होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, ऐसा 14th कमीशन ने बोला है। और उसके लिए उन्होंने बोला है किस तरह से करेगी, कि 5 साल के लिए करा जाएगा। पहले 3 साल में जितना भी लॉस होगा वो 100% उसकी भरपाई की जाएगी। चौथे साल जो लॉस होगा 75% और नेक्स्ट ईयर 50%। 5 साल तक उस लॉस की भरपाई की जाएगी। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि जीएसटी पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है। आप जानते हैं कि जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, तो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो जीएसटी में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। एक डाटाबेस मैनेजमेंट, जो 30 लाख आपके टैक्स पेयर्स हैं, आपको उनके लिए उन सबका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए एक कंपनी बनाई गई है, जीएसटी नेटवर्क कंपनी लिमिटेड। ये जो आपके पास जो ऑफिसर हैं उन सबको ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह से ऑनलाइन काम करने की आदत नहीं है, तो उन सब के लिए ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। और एक लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट का लॉस होगा, वो आपने कैसे देखा, दोबारा से समझ लेते हैं। जब एक राज्य में कोई चीज़ बनती है और दूसरे राज्य में जाती है तो इस वाले राज्य को मिल जाता है SGST और केंद्र सरकार को मिल जाता है CGST। पहले इसको मिलता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसका भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये इस राज्य में इंडस्ट्री लगाने का क्या लाभ होगा जब इसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं इंडस्ट्री लगने का खाली टैक्स से ही लाभ होता है, यहाँ और भी बहुत सारे लाभ होंगे। यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार जनरेट होगा, लोगों की इनकम होगी, वो सब। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि पहले की तुलना में अगर देखें तो जो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उनको कुछ लॉस होगा। ये सब जो हमने आपको इस लेक्चर में अभी तक समझाया है कि सेंट्रल में और स्टेट में किस तरह की कमियां थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता था, इसमें कुछ कमी थी तो मोड वैट ले आए, इसमें कुछ कमी थी तो सैंड वैट ले आए, और इसमें भी कुछ कमी थी तो उसकी जगह CGST ले आए। स्टेट सेल टैक्स लगाते थे, इसमें कुछ कमी थी वैट ले आए, और इसमें भी कुछ कमी थी तो उसकी जगह SGST ले आए। इनमें क्या क्या कमियां थी, उनको क्या लाभ था, क्या हानि थी, इन सबको जो भी हमने इस लेक्चर में आपको समझाया है उसको बाद में लेक्चर में यहाँ हम आपको PDF में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। पूरे के पूरे लेक्चर में जिन चीज़ों को जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरह से आपको लिख के दे दिया गया है। फिर भी हमारी आपको ये सलाह है कि आप कोशिश करें कि जो भी लेक्चर में आपने ऊपर समझा है उसको सुनकर आप अपने नोट्स बनाएं। इससे आपको लाभ ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं तो आप उसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं। इसका मतलब आप फॉर्मेटिंग करना सीख गए, और अगर आप फॉर्मेटिंग करना सीख गए तो यही UPSC की डिमांड है, जिसे आप आंसर राइटिंग बोलते हैं। वो दरअसल आंसर फॉर्मेटिंग ही होता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश करें, और अगर नहीं बना पाते हैं तो आपकी मदद के लिए ये PDF आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव या सलाह है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आस्क योर डाउट वाले सेक्शन पर क्लिक करके हमको मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।